Dear students, welcome to the today lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 1st Module 1st Introduction to Consumer Behavior lecture number 5th. In lecture number 5th we will discuss two models of consumer buying behavior. First of all we will discuss Angel, Collat and Blackwell model, and after that we will discuss Nicosia model. जो एंजल ब्लैकवेल को मॉडल है उसे ओपन सिस्टम भी बोला जाता है और जो निकोसिया मॉडल है उसे कॉन्फ्लिक्ट मॉडल भी बोला जाता है। तो जो एंजल, कोलाट और ब्लैकवेल मॉडल है इसको हम EKB मॉडल भी कहते हैं। ये कंज्यूमर बिहेवियर में जो रिसर्च हुए हैं उन रिसर्च के बेस पर एक जर्नलाइज्ड एप्लीकेशन कर दिया जिसे मॉडल की फॉर्म का नाम दिया गया है। तो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे रिवीजन्स होते गए, काफ़ी सारे अमेंडमेंट होते गए और फाइनली 1990 में इस मॉडल को एंजल, ब्लैकवेल और मिनियार्ड मॉडल कहा जाने लगा। तो इस मॉडल में बेसिकली 5 पार्ट्स हैं। जिस तरीके से आपने हार्वर्ड शेड मॉडल में 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, इस मॉडल में 5 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? इंफॉर्मेशन इनपुट, सेकेंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, थर्ड डिसीजन प्रोसेस स्टेज, फोर्थ डिसीजन प्रोसेस वेरिएबल्स और फिफ्थ क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्टर्स। वी विल डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स वन बाय वन। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? इंफॉर्मेशन इनपुट। वो सारे स्टिमुलाइज जिनके थ्रू कस्टमर एक्सपोज होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग और उससे उसका बिहेवियर स्टार्ट होता है परचेजिंग का, तो उन सब स्टिमुलाई को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन इनपुट बोलते हैं। तो जो कंज्यूमर है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई से एक्सपोज होता है। इनको इन्होंने 2 पार्ट में बोला, मार्केटिंग और नॉन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में क्या क्या आ जाएगा? एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, डेमोस्ट्रेशन, स्टोर डिस्प्ले, पॉइंट ऑफ परचेज स्टिमुलाई। और नॉन मार्केटिंग रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा? जो आपको अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, कलीग से, पीयर से, इनसे पता चलता है। और ये स्टिमुलाई से एक्सपोज होने के बाद कस्टमर का जो अटेंशन है वो उस प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग स्टार्ट होता है। तो ये जो स्टिमुलाई है ये इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड कराते हैं और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? ट्रिगर होता है। फिर सेकेंड स्टेज कौन सी आ जाती है? सेकेंड पार्ट कौन सा आ जाता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो जो स्टिमुलाई फर्स्ट स्टेज में रिसीव हुए थे वो इन्फॉर्मेशन आगे जाकर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होगी? तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में उन्होंने क्या क्या स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन से एक्सपोजर हुआ, उसके बेस पर कस्टमर ने अटेंशन दी और उस अटेंशन के बेस पर उसने उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग परसेप्शन बनाया और फिर उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया, इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया और उस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रिटेन किया। तो जितनी बार कस्टमर एक्सपोजर मिलता जाएगा उसे इन्फॉर्मेशन का रिटेंशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो कंज्यूमर है फर्स्ट स्टेज में जो स्टिमुलाई से एक्सपोज होता है उसके बेस पर वो माइंड में उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर या रिटेन कर रखता है। तो सबसे पहले जब एक्सपोजर होता है तो इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और जब बार बार उसको रिहर्सल किया जाता है, रिपीटेशन किया जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। फिर थर्ड स्टेज क्या आ जाती है? डिसीजन प्रोसेस स्टेज। ये वो स्टेज बताई है जब फर्स्ट टाइम कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड अराइज होती है तो वो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन प्रोसेस स्टेज को स्टार्ट कर देता है। और इसमें उन्होंने 5 बेसिक प्रोसेस बताए थे डिसीजन प्रोसेस स्टेज में। वो कौन कौन से हैं? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च। तो ये जो इंफॉर्मेशन सर्च है, अगर कस्टमर उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग पहले से ही एक्सपोज था तो जो सेकंड स्टेज में इंफॉर्मेशन उसके माइंड में स्टोर थी वहाँ से ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो इंफॉर्मेशन सर्च के बाद फिर इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर परचेज डिसीजन और लास्ट में क्या आता है? पोस्ट परचेज बिहेवियर आता है। तो ये सारी चीज़ मेमोरी पर, इंटरनल मेमोरी के बेस पर बेस्ड होती हैं। और अगर कस्टमर है जब उसको फर्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हुई और उससे पहले उसका कभी भी उस प्रोडक्ट से एक्सपोजर नहीं हुआ था तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू भी इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है? कलेक्ट कर लेता है।
ईकेबी ने क्या प्रपोज किया, एंजल, कोलार्ड, ब्लैकवेल ने या मिनियार्ड ने, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर हर बार इन 5 स्टेजेस पर जाए। अगर वो रिपीट परचेज कर रहा है तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन के बाद वो डायरेक्ट परचेज डिसीजन ले सकता है। ये डिपेंड करेगा कि ये रूटीन प्रॉब्लम सोल्विंग है या एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सोल्विंग है। जब कंज्यूमर डिसीजन ले रहा होता है, डिसीजन प्रोसेस स्टेज में होता है, तो कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि उसके इस डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। तो उन्होंने 2 टाइप से बताए थे, डिसीजन प्रोसेस वेरिएबल्स और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो डिसीजन प्रोसेस वेरिएबल्स हैं वो पर्सन टू पर्सन कंज्यूमर की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, डेमोग्राफिक्स, एटीट्यूड, जो कि उसके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि 2 कस्टमर है, दोनों कस्टमर की रिक्वायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन थी, कार थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग कंपनी की गाड़ी परचेज की क्योंकि उनका मोटिवेशन, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, लाइफ स्टाइल, सोशल क्लास अलग अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो आपके कंज्यूमर बिहेवियर पर आपकी क्लास का, आपके कल्चर का, सब कल्चर का, एनवायरनमेंट का, फैमिली मेम्बर्स का, रेफरेंस ग्रुप्स का, इन सब का भी इम्पैक्ट पड़ता है। और आप क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो ये इसके बेस पर भी डिसाइड होता है। इसको एंजल, कोलार्ड, ब्लैकवेल ने क्या नाम दिया, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दिया। तो ये जो मॉडल था ईकेबी मॉडल, ये कंप्लीट होता है। तो इसमें उन्होंने 5 स्टेज बताई, इनपुट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डिसीजन प्रोसेस स्टेज, डिसीजन प्रोसेस वेरिएबल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इनपुट 2 टाइप से बताए, मार्केटिंग और नॉन मार्केटिंग। उसके बेस पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है जिसमें एक्सपोजर, अटेंशन, कंप्रीहेंशन, एक्सेप्टेंस और रिटेंशन बताया। इससे इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर होती है। फिर जब डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज्ड होगी, उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च होता है, फिर इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव होता है, फिर चॉइस यानी कि प्रोडक्ट परचेज होता है, उसके बाद आउटकम्स यानी कि पोस्ट परचेज बिहेवियर होंगे, या तो सेटिस्फाइड होगा या फिर डिससेटिस्फाइड होगा। और ये जो डिसीजन है ये डिसीजनल वेरिएबल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेस पर चेंज हो जाता है। तो डिसीजनल वेरिएबल्स में क्या क्या आएंगे, बिलीव्स, मोटिव्स, एटीट्यूड्स, लाइफ स्टाइल, इंटेंशंस, इवोल्वेटिव क्राइटेरिया, नॉर्मेटिव कंपाइलेंसेज। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे, कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, या फिर कोई एनवायरनमेंट में अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आ गई है। अब नेक्स्ट मॉडल है निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, जिसका नाम कॉन्फ्लिक्ट मॉडल भी है। ये फ्रांसिस्को निकोसिया ने 1970 में प्रपोज किया था। और इन्होंने भी कंज्यूमर जो बिहेवियर होता है वो कैसे चेंज होता है उसके बारे में उन्होंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया। तो इन्होंने बताया कि कुछ डिसीजन मेकिंग स्टेप्स होते हैं जो कि कंज्यूमर अडोप्ट करता है प्रोडक्ट को फाइनली परचेज करने से पहले। तो इन्होंने बेसिकली 4 फील्ड्स बताए और उनको सब फील्ड्स में बताया। तो एक जो फील्ड का आउटपुट होता है, कंपोनेंट होता है, वो दूसरे फील्ड या कंपोनेंट का इनपुट होगा और आप उसी के बेस पर ही आगे अपने डिसीजन को कंटिन्यू करते हो। तो ये जो वेरियस कंपोनेंट्स थे उनको मेन फील्ड और सब फील्ड में डिवाइड किया। तो जो फर्स्ट फील्ड है वो सोर्स ऑफ मैसेज से कस्टमर के एटीट्यूड फॉर्मेशन से जाता है। दूसरा है वो सर्च फॉर इवोल्यूशन से कस्टमर के प्रिएक्शन तक जाता है। थर्ड है वो एक्ट ऑफ परचेज है। और फोर्थ फील्ड उन्होंने क्या बताया, फीडबैक बताया। और बताया कि एक फील्ड का आउटपुट दूसरे फील्ड का इनपुट होगा। तो फर्स्ट क्या है, मार्केटर्स कम्युनिकेशन अफेक्टिंग कंज्यूमर एटीट्यूड। तो फर्स्ट फील्ड में फ्रॉम द सोर्स ऑफ ए मैसेज टू द कंज्यूमर्स एटीट्यूड। सबसे पहले कंपनीज हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो कम्युनिकेशन करती हैं और उस कम्युनिकेशन से कंज्यूमर का उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एटीट्यूड बनता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो इम्पर्सनली भी हो सकता है, मास मीडिया के थ्रू, टीवी, न्यूज़पेपर, वेबसाइट के थ्रू भी, और पर्सनल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, जिसके बेस पर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एटीट्यूड बनाएगा। फिर जब कस्टमर का एक बार एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है तो सेकंड फील्ड स्टार्ट होता है कंज्यूमर सर्च एंड इवोल्यूशन। अब कंज्यूमर का एटीट्यूड बना हुआ है, जब कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की नीड अराइज होती है तो वो जिन जिन प्रोडक्ट्स के लिए एटीट्यूड बना हुआ है मेमोरी से उनको सर्च करता है और उनको इवोल्वेट करता है। कुछ
क्राइटेरियाज के बेस पर, जैसे एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स, फीचर्स, इन सब के बेस पर। फिर उनमें से वो किसी एक प्रोडक्ट को फाइनल करता है जिसे हम परचेज एक्शन बोलते हैं, तो ये फील्ड थर्ड आ जाता है। और जब वो परचेज एक्शन कर लेता है, प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, तो उसके बाद उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है और उसके बाद उसे का फीडबैक देता है कि सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है, तो ये फोर्थ फील्ड आ जाता है कंजम्पशन, एक्सपीरियंस एंड फीडबैक। तो अगर वो फीडबैक नेगेटिव होता है तो कंज्यूमर नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करने लग जाता है, और अगर पॉजिटिव होगा तो कंज्यूमर है वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करता है। तो इसीलिए कंपनी है वो चाहती है कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि वो पॉजिटिव फीडबैक देगा। तो फर्स्ट फील्ड में मार्केटर कम्युनिकेट करता है कस्टमर से और उसको अनफेमिलियर प्रोडक्ट को उससे फेमिलियर कराता है, उसके बेस पर कंज्यूमर का एटीट्यूड बनता है। सेकंड फील्ड में कंज्यूमर है इंफॉर्मेशन को सर्च करता है और इवोल्वेट करता है जो उसके एटीट्यूड्स बने थे, और उससे उसको उस प्रोडक्ट को खरीदने का मोटिवेशन आता है। थर्ड फील्ड में वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, और फोर्थ फील्ड में वो फीडबैक प्रोवाइड कराता है, उस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करता है। और सारे फील्ड आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, और एक फील्ड दूसरे फील्ड को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसी के साथ ही आपका जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल या कंज्यूमर बिहेवियर के 2 मॉडल्स को डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।